तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका कर्नल ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। कल आप लोगों से लाइव बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा और इस बात की बड़ी खुशी है। लोग पूछते हैं कि कितना कमाया, क्या कमाया। झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत पैसे कमाए यूट्यूब से, लेकिन इससे ज़्यादा ग्राउंड लेवल सच्चाई ये है कि आप लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे बारे में पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं मेरी आँख में क्या हुआ था, क्या दिक्कत है। तो ये किसी अपनेपन के बाद ही आदमी पूछ सकता है, यूं ही कोई किसी की तबीयत के बारे में, किसी सेहत के बारे में नहीं पूछता। तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मिलता है। और ब्लैक मामा जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छे सजेशंस दिए और मैंने भी उनसे अपना तर्क रखा। शायद वो भी समझ गए होंगे कि क्या वजह है। खैर, अब बढ़ते हैं आज की कहानी के ऊपर। किसी माँ बाप के लिए आज की कहानी से ज़्यादा अफसोसनाक कहानी पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। पहले तो उसकी औलाद जाए, औलाद को इंसाफ दिलाने के लिए वो दर बदर भटकता रहे, लड़ाई लड़ता रहे, मजबूरी में पहले उसको बाहर भेजे, फिर एकदम से उससे दूर हो जाए, फिर इंसाफ के लिए भटके और अंत में उस बिटिया के अंतिम संस्कार के लिए 18 सालों तक चली एक ऐसी लड़ाई है। आज ये लड़ाई जब खत्म हुई तो माँ बाप की आंखों में कैसे आंसू थे, आज इस कहानी के माध्यम से हो सकता है आप रोते हैं। तो पूरी कहानी क्या है अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। कहानी कर्नाटक की है। कर्नाटक में एक जगह लगती है कुर्ग। बात 2006 की है, 2006। 2006 में कुर्ग में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली के जो मुखिया थे, जो मेन थे, उनका नाम था मोइथू और मोइथू की जो बीवी थी उनका नाम था आयशा। दोनों मियाँ बीवी ठीक ठाक तरीके से रहते थे। उनकी एक बिटिया भी थी जिसका नाम था सोफिया, उम्र बामुश्किल 12 साल। ज़्यादा पैसे नहीं थे, बिटिया की परवरिश भी करनी थी। जैसे तैसे करके उसको 10-12 साल तक बड़ा किया, लेकिन बिटिया भी समझदार थी, उसे अपने घर की स्थिति परिस्थिति का अंदाजा था। अच्छा, ग्राउंड लेवल सच्चाई भी यही है कि हर बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते, सबका अपना अलग अलग हुनर होता है। अब ये कहना गलत होगा कि अगर सबके पास पैसे होंगे, सबके साथ साधन उपलब्ध करा जाएं तो हर बच्चा पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बन जाएगा। अब बिटिया गरीब थी, लेकिन उसे पता था कि पढ़ने लिखने में अच्छी नहीं है, उसका मन नहीं लगता, दिलचस्पी किसी और चीज़ में है। लिहाजा उसने फैसला किया कि वो घर घर जाके काम करेगी, जो कुछ पैसे मिलेंगे उस पैसे से अपने परिवार का घर खर्च चलाएगी। माँ बाप को भी ये बात अच्छी लगी कि जाएगी, कहीं बर्तन चौका करेगी, थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, खुद अच्छी ज़िंदगी जिएगी, खुद अच्छे खाने खाएगी, जहाँ रह के करेगी उस घर में उसको एक अच्छा आलीशान कमरा तो मिलेगा, सोने को मिलेगा, पंखे मिलेंगे, खाना मिलेगा। लिहाजा माँ बाप भी राजी हो जाते हैं। बिटिया का पहले से मन था। इसी दौरान इनकी मुलाकात गोवा के एक बिजनेसमैन से होती है, केसी हमसा। केसी हमसा गोवा का एक बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी डीलर, ठीक ठाक पैसे थे उसके पास, तमाम चीज़ें उसके पास बढ़िया थी। वो इस फैमिली से मिलता है, मिलने के बाद बोलता है कि मेरे घर पे कोई देख रेख करने वाली नहीं है, और अगर आपकी बिटिया चले घर पे देख रेख करे, खाना वाना बना दे, चूँकि काम के सिलसिले में मैं भी बाहर रहता हूँ, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो अगर वो आ जाए तो ठीक है। इधर माँ बाप चाह ही रहे थे कि कहीं वो नौकरी कर जाए, और केसी हमसा एक बड़ा बिल्डर, बड़ा बिजनेसमैन, करोड़ों में उसकी प्रॉपर्टी। लिहाजा माँ बाप ने भी सोचा कि ठीक है, वहाँ रहेगी, अच्छे से रहेगी, बड़े घर में रहेगी, पैसे भी बढ़िया हैं। उन्होंने उस बच्ची को इनके साथ भेज दिया। अब वो बिटिया इनके साथ चली गई। जाने के बाद वहीं रह के वो खाना बनाती, किचन का सारा काम करती, थोड़ा बहुत घर में इधर उधर साफ़ सफाई देख लेती। बाकी घर पे ज़्यादा कोई रहता भी नहीं था, तो एक तरह से केयर टेकर के रूप में भी रहती थी। और ऐसा करके उसका वक्त गुजरता। वहाँ बढ़िया टीवी लगा था, टीवी देखती, फ्रिज, एसी, वो तमाम सुविधाएं जो उसके घर पे मौजूद नहीं थी उसको इस घर पे मिलने लगी। पैसे भी मिलते थे, बदले में बस खाना बनाना था। अच्छा, जो बनाती उसे खुद भी खाती है, तो इसे कोई दिक्कत, कोई परेशानी थी नहीं। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। उस टाइम इतने फ़ोन वोन नहीं थे, लेकिन हाँ, कभी हफ्ते 10 दिन पे अपने माँ बाप से बात भी करती थी। काफ़ी टाइम गुजर गया,
साल 2006 लगभग बीतने का हो गया। इसी दौरान माँ बाप हफ्ते 10 दिन पे फ़ोन करते, बातचीत करते, उधर से भी फ़ोन आता। लेकिन अचानक से लास्ट 2006 में, यानी लास्ट मंथ में, उस लड़की का फ़ोन आना बंद हो जाता है। और फ़ोन आना बंद हुआ, माँ बाप ने इधर से किया तो फ़ोन उठा नहीं। कुछ टाइम बाद पता चला नंबर ही चेंज हो गया। माँ बाप परेशान, महीने तक इन्होंने वेट किया। उसके बाद माँ बाप गोवा पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद उस घर पे जाते हैं, पता करते हैं। उस घर के जो मालिक थे केसी हमसा, वो कह देते हैं कि आपकी बिटिया शायद कहीं चली गई है। अब ये बात जब वो बोलते हैं, इन्हें बड़ा अजीब लगता है कि आखिर हमारी बिटिया चली गई तो कहाँ गई। हैरान परेशान, अब गोवा इतना बड़ा शहर चकाचौंध से भरा हुआ, खोजें कहाँ। और गोवा की माहौल और इन्वायरमेंट ऐसे हैं कि लड़कियों के लिए थोड़ा सा पेरेंट्स को डर भी लगता है। तो माँ बाप भी डरने लगे। जैसे तैसे करके उन्होंने खोजने की कोशिश की, इधर उधर तफ्तीश की। लेकिन जब कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो फिर माँ बाप पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ पे उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस वाले पूरा वाकया पूछते हैं कि यहाँ कैसे, लड़की कहाँ की है। तमाम डिटेल पुलिस वाले लेते हैं, अपने तरीके से खोजबीन करते हैं। लेकिन उस लड़के को कुछ पता चला नहीं। तमाम बस स्टैंड पे देखा, तमाम रेलवे स्टेशन पे पता किया, जहाँ जहाँ बच्चों की खरीद फरोख्त और भी कुछ गैरकानूनी चीज़ें होती थी वहाँ तफ्तीश कर ली। लेकिन सोफिया का कुछ पता चला नहीं। तारीख धीरे धीरे आगे बढ़ी, तमाम चीज़ों पे पुलिस वालों ने गौर किया। इसी दौरान पुलिस वालों के दिमाग में एक चीज़ आई कि क्या जो कहानी केसी हमसा बता रहा है वो कहानी सही है। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों के जहन में आई तो उन्होंने कहा कि एक बार केसी हमसा को भी टटोलते हैं। उसके बाद अब चूंकि बड़ा आदमी था, फिर भी परमिशन लेके पुलिस की टीम केसी हमसा के पास जाती है। जाने के बाद उससे पूछताछ करती है, उससे तफ्तीश करती है, टटोलती है उसके मन को। और जब पूछताछ करती है, टटोलती है, तो कहीं ना कहीं केसी हमसा का जो रवैया था वो लड़खड़ाने वाला था। हैरान परेशान पुलिस वाले अब थोड़ा सा और टटोलते हैं और जैसे जैसे टटोलते हैं केसी हमसा टूटता है। और टूटने के बाद उसने एक कहानी सुनाई। दरअसल कहानी 1 महीने पहले की है। 1 महीने पहले अचानक से जब ये लड़की खाना बना रही थी, इसने कंप्लेन की कि गैस लीक हो रही है। अपने मालिक से बताया, अपनी मालकिन से बताया। दोनों ने कहा कि ठीक है, बनवा देंगे, तुम खाना बनाओ। फिर वो खाना बनाती है, फिर अगले दिन कंप्लेन करती है, फिर ये लोग इग्नोर करते हैं। ऐसा ऐसा करके काफ़ी टाइम तक वो कंप्लेन करती रहती है, बताती है कि गैस कहीं महक रही है। लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं था कि उसकी रिपेयरिंग करवा दें। कुछ दिन गुजरता है, रोज़ सोफिया खाना बनाती है। अचानक से एक दिन जैसे ही ये जाके लाइटर मारती है, चूँकि गैस पूरे कमरे में भर चुकी थी, कमरे में भयानक आग लग जाती है। उस आग की चपेट में सोफिया भी आती है। आने के बाद बुरी तरह झुलस जाती है। 80% बॉडी उसकी जल चुकी थी। अब जैसे ही आग की लपटें, धमाका, ये तमाम आवाज़ घर के लोग सुनते हैं। केसी हमसा सुनता है, उसकी बीवी सुनती है। बीवी तो शायद नहीं थी, केसी हमसा जब सुनता है, सुनने के बाद फ़ौरन भाग के आता है, देखता है कि पूरा किचन जल चुका है, लड़की भी जल चुकी है, नीचे पड़ी है। उसे लगा कि लड़की मर गई। टटोला लड़की को, पता चला कि लड़की में अभी थोड़ी बहुत जान बाकी है। अब यहीं से केसी हमसा के दिमाग में 2 चीज़ें आई। पहला ख्याल आया कि अब चलो कम से कम इस लड़की के अंदर जान बाकी है तो इसको लेके हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन फ़ौरन दूसरा ख्याल आया कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो फिर पुलिस आएगी, लड़की ठीक होगी, बता देगी कि गैस लीक हो रही थी, और फिर मुझे जेल हो जाएगी, क्योंकि मैंने 15 से 20 दिन तक लापरवाही की। लिहाजा अब केसी हमसा का मूड बदल जाता है। अब उसने फैसला किया कि एक काम करते हैं, इस लड़की को हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं, क्योंकि इसकी कोई खोज खबर लेने वाला है नहीं। लेकिन हॉस्पिटल जाएंगे तो मामला रिकॉर्ड पे हो जाएगा, और काफ़ी बुरी तरह जली है तो बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। इसके बाद जो केसी हमसा था
उसी किचन से एक धारदार हथियार उठाता है। पहले तो उस लड़की का गला काटता है। गला काटने के बाद शरीर के तमाम हिस्सों को टुकड़ों टुकड़ों में काटता है। काटने के बाद उन टुकड़ों को एक बोरे में पैक करता है और पैक करने के बाद एक नदी में ले जाके फेंक देता है और फिर तमाम किचन और बाकी चीज़ों को साफ कर देता है। अब ये पूरी कहानी केसी हमसा पुलिस को बता रहा है। पुलिस पूरी कहानी सुनती है। सुनने के बाद अब पुलिस वालों के भी उस टाइम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब इससे भी अहम सवाल ये था कि आखिर उस लड़की की लाश है कहाँ। फौरन उस नदी के बारे में पूछा जाता है। पुलिस की एक टीम जी जान से लगती है, अलग अलग जगहों पे पता करती है, अलग अलग जगहों पे पड़ताल करती है, तफ्तीश करती है और टुकड़े जो ज़मीन पे फेंके गए थे उस जंगल को चेक करती है, जहाँ दफनाया था वहाँ चेक करती है। 2 साल तक पुलिस वाले इस केस पे काम करते रहते हैं। 2 साल तक लाश को खोजा जाता है। अंत में साल 2008 में उस लड़की की लाश के 2 टुकड़े मिलते हैं। एक छोटे से ज़मीन के अंदर दफन थे पॉलीथीन में, और किस्मत थी कि पॉलीथीन थे तो ज़्यादा हिस्सा तो सड़ गया था लेकिन हड्डियाँ बची हुई थी, खोपड़ी थी और बाकी शरीर के कुछ मजबूत हड्डियाँ थी। अब पुलिस वाले इन हड्डियों को बरामद करते हैं साल 2008 में। साल 2006 में ये कत्ल हुआ था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि कोर्ट में कैसे प्रूफ करें कि ये हड्डियाँ सोफिया की ही है, क्योंकि कत्ल होने के लिए सबसे अहम चीज़ होती है लाश। लिहाजा पुलिस वालों ने फैसला किया कि अब इस हड्डी का हम डीएनए कराएंगे। सोफिया के फादर यानी मोइथू का डीएनए लिया गया। उसके बाद इस हड्डी का डीएनए सैंपल, ये दोनों चीज़ें भेजी गई हॉस्पिटल में। डीएनए रिपोर्ट आने में कितना वक्त लगता है आपको पता ही है। इसके बाद डीएनए रिपोर्ट आती है, फाइनली डीएनए मैच हो जाता है। अब जब डीएनए मैच हुआ तब पुलिस वालों ने इस केस की चार्जशीट बनाई। चार्जशीट बना के कोर्ट में पेश किया चार्जशीट को। उसके बाद अदालतें सस्ती रही, तारीख लगती रही, मुकदमे की सुनवाई दोनों तरफ से होती रही, लगातार दोनों तरफ से जिरा बहस, बार बार चुनौती दी जाए कि जो हड्डी बरामद हुई उस लड़की की नहीं है। बार बार ये कहा जाए कि जो केसी हमजा है उसने कत्ल ही नहीं किया, कत्ल किया तो मर्डर वेपन कहाँ है, कत्ल किया तो क्राइम ऑफ सीन कहाँ है। ये तमाम चीज़ें साल 2008 से चलती रही। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कई साल गुजर गए। माँ बाप अपनी बिटिया के इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरे खाते रहे। दर बदर अदालत, पुलिस, इन तमाम चीज़ों के चक्कर काटते रहे, एड़िया घिसते रहे। अंत में इस केस का लोअर कोर्ट के द्वारा फैसला आता है। फैसले में लोअर कोर्ट ने कहा कि तमाम सबूत और तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जो केसी हमजा है उसने ही सोफिया का कत्ल किया, क्योंकि घर में जलने की चीज़ें भी मिली थी, वहाँ भी वो तमाम सबूत मिले थे। लिहाजा ये जो अदालत है केसी हमजा को सजाए मौत देती है। अब जैसे ही लोअर कोर्ट का फैसला आया, माँ बाप बेचारे आंखों में आंसू लिए खुश हो गए कि हमारी बिटिया को इंसाफ मिल गया। अब दूसरी चीज़ ये थी कि बिटिया को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन अगर अस्थियाँ मिल जाए तो हम उसका अंतिम संस्कार कर दें तो शायद बिटिया को मुक्ति भी मिल जाए। उन्होंने पुलिस से अस्थियाँ मांगी। अच्छा, इधर उन्होंने जब पुलिस से अस्थियाँ मांगी तो जो केसी हमजा था उसने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। अब पुलिस हड्डियाँ देने से मना करने लगी। उसने कहा कि अभी केस चल रहा है, हम कैसे दे दें। अब माँ बाप के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेचारे पुलिस के आगे मिन्नतें करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन पुलिस नियमों का हवाला देती रही। कायदे से कहें तो उतना उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। वक्त आगे बढ़ता रहा। लगातार पुलिस के चक्कर, बड़े बड़े आला अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर, तमाम पॉलिटिशियन के पास मोइथू और आयशा जाने लगे, यानी जो सोफिया के माँ बाप थे। लेकिन चूंकि ये मामला उनके शहर का नहीं था, उनके राज्य का नहीं था, और ये लोग बार बार जाते और दूसरे राज्य से आते, तो पुलिस को भी लगा कि कौन किस में इंटरफेयर करने वाला है। लिहाजा उन्होंने भी इग्नोर किया। कुछ टाइम तक ये बेचारे दौड़ते रहे। अंत में जब इन्हें एहसास हो गया कि अब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तब इन्होंने थोड़े बहुत और पैसे खर्च किए, कोर्ट में पिटीशन डाल दी कि हमारी बेटी का जो अब अवशेष बचा है वो हमारे हवाले कर दें।
कोर्ट में पिटीशन इन्होंने फाइल कर दी, लगातार सुनवाइयाँ होती रही और सुनवाई भी ऐसी कि आप सोचिए कि इसमें कोई कड़ा विरोध नहीं था, कोई नाजायज़ डिमांड नहीं थी। एक बाप अपनी बेटी की हड्डियाँ मांग रहा था कि अंतिम संस्कार कर दो, लेकिन हमारे देश का कानून, हमारे देश की व्यवस्था, हमारे देश की अदालतें और हर चीज़ में किसी को नुकसान ना हो, किसी को नुकसान ना हो, ये चीज़ करते कराते इतनों का नुकसान हमारे देश की कोर्ट कचहरियाँ कर चुकी हैं कि शायद कईयों की तो पीढ़ी बर्बाद हो गई। और रीज़न बस एक कि किसी का नुकसान ना हो। शायद जो आप मेरी बात समझ रहे होंगे तो समझेंगे। ये बेचारे बूढ़े गरीब माँ बाप अपनी बिटिया की हड्डियों के लिए दर बदर भटकते रहे, कोर्ट के चक्कर काटते रहे, साल 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल, न कोई इंसाफ न कुछ। फाइनली साल 2024 और नवंबर में 12 तारीख को इस केस का फैसला आता है और कोर्ट ने कहा कि हाँ, अस्थियां जो हैं वो माँ बाप को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है। यानी कोर्ट ने डिसाइड किया कि एक माँ बाप अपनी इकलौती बिटिया का अंतिम संस्कार कर सकते हैं, ये अधिकार दिया। इसके बाद फाइनली एक छोटे से इतने बड़े थर्माकोल के बॉक्स में एक खोपड़ी और भी कुछ हड्डियाँ माँ बाप को सौंपी गई। माँ उस बॉक्स को जब अपने हाथों में लेती है तो उसकी आंखों में आंसू थे। एक ऐसा शरीर उसको मिला था, एक ऐसी अस्थि मिली थी जिसको अपने हाथों से वो छू तक नहीं सकती थी। एक फूल सी बिटिया उसने किसी को सौंपी थी कि ये आपकी मदद करेगी, लेकिन आलम ऐसा हो गया कि उस बेटी को पहले जलाया गया। अब ये भी एक चर्चा का विषय है, जांच का विषय है कि क्या उस लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ था, क्योंकि प्रूफ आप करेंगे कैसे, क्योंकि लाश 2 साल बाद चंद हड्डियों में मिली, तो डीएनए से या फिर पोस्टमार्टम का क्या चांस है। फिर उसको मारा गया, लाश के टुकड़े किए गए, फेंक दिया गया। 18 सालों तक वो लड़की अपने अंतिम संस्कार को तरसती रही, माँ बाप अपनी बिटिया के अस्थियों के लिए तरसते रहे, कोर्ट कानून के चक्कर लगाते रहे, लाखों रुपए उन्होंने खर्च कर दिए, जबकि उनकी कोई भी गलती नहीं थी। उनकी बिटिया कहीं काम करने गई और उसका कत्ल हुआ और वो अस्थियों के लिए तड़पते रह गए। तो ये ग्राउंड लेवल सच्चाई है हमारे देश की। कितने मुकदमे पेंडिंग हैं, ऐसी चीज़ें पेंडिंग हैं कि माँ बाप अंतिम संस्कार के लिए 18 साल तक चक्कर लगा रहे थे। सोचिए। तो बड़ी अफसोसनाक कहानी थी, मुझे लगा आज आपको सुनानी चाहिए, क्योंकि परसों इस केस का फैसला आया, कल मैं लाइव था तो सुना नहीं पाया और आज सुना दिया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझ में आया होगा। अब आपको क्या समझ में आया कमेंट करके बताएं। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।